Welcome to you friends, step 4 special. In this video we will discuss D.Ed paper 4 unit 2.4 classroom management and teaching strategies, cooperative learning and peer tutoring. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. Classroom management and teaching strategies, cooperative learning and peer tutoring. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और डिजायर्ड एजुकेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह उचित कक्षा प्रबंधन करते हुए टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार करे. अब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से एक टीचर कक्षा में मैनेजमेंट उसको अनुशासित रखने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करे, उसको अप्लाई करें. टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए परिस्थितियों और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं. यहाँ पर बताया गया है कि जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव और प्रभावी बनाने के लिए बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो टीचिंग तकनीक है वो अपनाई जाती हैं. जैसे ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, IEP, ITP, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग आदि प्रमुख टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं. अब इसमें एग्जांपल दिए गए जो बच्चों को किस प्रकार से हम अनुशासित रख सकते हैं और उनको एजुकेशन के गोल को प्राप्त करवा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है. ये सब स्ट्रेटजीज़ दी गई हैं. आइए जानते हैं. इसमें से फर्स्ट दे रखा है कोऑपरेटिव लर्निंग, कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है और किस प्रकार से टीचिंग में सहायक है, ये जानते हैं. द्वितीय विश्व युद्ध से पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में अल्बर्ट वाटसन जैसे मनोवैज्ञानिकों द्वारा अनेक थ्योरीज डेवलप की गई, जिससे ये निष्कर्ष निकला कि जो लोग समूह में कार्य करते हैं उनके कार्य की क्वालिटी, क्वांटिटी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उनकी अपेक्षा अच्छी होती है जो अकेले कार्य करते हैं. ये कोऑपरेटिव लर्निंग इस सिद्धांत पर आधारित है. अब इसमें बताया गया है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक वर्किंग स्टडी पर रिसर्च किया. उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो लोग समूह में कार्य करते हैं वो अपने काम को अच्छा और अधिक करते हैं अपेक्षाकृत उनके जो अकेले काम करना पसंद करते हैं. और जो ये एक साथ मिलने की, जो ग्रुप में काम करने की जो क्वालिटी है, इसको ही कोऑपरेटिव लर्निंग कहा गया है. ये यहाँ पर बताया गया है. 1930-40 के दशक में जॉन डेवी जैसे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रयोग में लाया और उसको देखा कि ये किस हद तक जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एजुकेशन देने में सहायक हो सकती है. ये यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार से अपनी लर्निंग में इफ़ेक्टिव बन सकते हैं और चीज़ों को लर्न कर सकते हैं. यहाँ पर बताया गया है. जॉन डेवी का मानना था कि कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा छात्रों में नॉलेज व सोशल स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने के लिए आवश्यक है. उन्होंने बताया कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो छात्रों में नॉलेज को और स्किल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकती है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है. ये यहाँ पर बताया गया है. जॉनसन एंड जॉनसन्स के अनुसार कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 एलिमेंट होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं. जॉनसन एंड जॉनसन्स एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग के 5 एलिमेंट्स हैं जो बताए हैं जो कि इस प्रकार से आइए जानते हैं उनको. फर्स्ट दिया गया है
पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी। सेकंड दिया गया है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। थर्ड दिया गया है फेस टू फेस इंटरव्यू। फोर्थ दिया गया है सोशल स्किल्स। 5 दिया गया है प्रोसेसिंग। ये सब इसके 5 एलिमेंट्स हैं जो जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग में इफ़ेक्टिव होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग शिक्षा का एक ऐसा अप्रोच है जिससे बच्चे समूह में एक दूसरे के सहयोग से क्लासरूम की एक्टिविटी को करते हैं, यानी कि शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स ग्रुप में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में लर्निंग करने के लिए ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं जो कि इफ़ेक्टिव और लर्नेबल होती है। एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेना और एक दूसरे के विचारों का इवैल्यूएशन या एक दूसरे के विचारों का इवैल्यूएशन करना, सर्वोत्तम विचारों को चुनकर उसे लागू व मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका सामान्य शिक्षक से बदल जाती है और शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने की बजाय अधिगम को बढ़ावा देने की हो जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चे एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं और सही गलत का चुनाव भी करते हैं। इसमें जो एक शिक्षक की भूमिका है वो ज्ञान देने वाले की न होकर एक अधिगम को बढ़ावा देने वाले के रूप में हो जाती है कि वो स्पोर्टिव लर्निंग के लिए सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। अब यहाँ पर दिया गया है इसके कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं, जो कि फर्स्ट दिया गया है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। आइए जानते हैं कि फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग का यह एक स्ट्रक्चर तरीका है जिसमें यह देखने के लिए कि शैक्षिक गोल प्राप्त हो रहे हैं या नहीं, एजुकेटर इसे मॉनिटर करता है। इसमें बताया गया है कि जो एजुकेटर होता है वो ये देखता है कि जो एजुकेशन ये गोल है वो प्राप्त कर पा रहे हैं बच्चे या नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें छात्रों को कोर्स मटेरियल या असेसमेंट से अडॉप्टेशन करने की छूट मिलती है और इस तरह के कॉर्पोरेट लर्निंग में 2 से 6 छात्रों का समूह होता है जो कि आपस में डिस्कस करते हैं। इससे निम्नलिखित स्ट्रैटेजीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो ग्रुप लर्निंग होती है उसमें 2 से लेकर 6 बच्चों का एक ग्रुप होता है जो कि अपने आसपास ही डिस्कस करते हैं और इसमें जो कोर्स मटेरियल होता है और उसका असेसमेंट होता है उसका अडॉप्टेशन करने की छूट होती है बच्चों को कि वो अपने तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें आगे पॉइंट दिया गया फर्स्ट, ऐसे असेसमेंट करना जिससे ग्रुप प्रॉब्लम्स सॉल्विंग व डिज़ाइन मेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड दिया गया है इसमें लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंट पर बेस असेसमेंट। थर्ड दिया गया है इसमें पीयर रिव्यू वर्क। फोर्थ दिया गया इसमें जैक्सा टेक्निक्स, यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया गया था उसके बारे में जानते हैं। इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, पहले तो फॉर्मल था अब आ गया है इनफॉर्मल। इसमें छात्रों का छोटा सा समूह बनाकर आपस में डिस्कस के द्वारा लर्निंग पर जोर दिया जाता है। इस तरह के ग्रुप लेसन्स बाय लेसन चेंज हो सकते हैं। अब इसमें बताया गया कि जो बच्चों का ग्रुप होता है वो डिस्कशन बेस होता है और जो फर्स्ट लेसन में किसी बच्चों का ग्रुप है, सेकंड लेसन में उन बच्चों का जो ग्रुप है उसके जो मेंबर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। सामान्य तौर पर इसमें 2-3 छात्रों का समूह होता है। हम बेसिकली देखते हैं कि जो क्लासरूम में जो एक फ्रेंड सर्कल होता है वो भी हम देख पाते हैं कि वो 2 या 3 लोगों का ही होता है, उसके अंदर ज़्यादा लोग नहीं होते। उसको भी एक कोऑपरेटिव लर्निंग के रूप में हम समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है इसमें बेस ग्रुप लर्निंग।
इसे लॉन्ग टर्म स्टडी ग्रुप भी कहते हैं और यह एक कोर्स या स्ट्रीम के लिए होता है। इसके द्वारा बच्चों में सपोर्टिव, पीयर रिलेशनशिप, मोटिवेशन, कमिटमेंट, सेल्फ स्ट्रीम को ग्रुप में बढ़ाया जाता है। इस प्रकार के ग्रुप में छात्रों को अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है। इस तरह का कोऑपरेटिव लर्निंग इंडिविजुअल लर्निंग और सोशल सपोर्ट दोनों के लिए अच्छा होता है। अब इसमें बताया गया कि जो बेसिक ग्रुप होता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म तक ये गोल्स चलते हैं और इसके अंदर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है कि वो किस प्रकार से सोशल सपोर्टिव और इंडिविजुअल लर्निंग से इफ़ेक्टिव हो सकता है, जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो। अब इसमें कुछ लिमिटेशन दी गई हैं, वो जानते हैं हम। लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, इसकी बहुत सी ऐसी सीमाएं हैं जो इसके प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे आइए इनके बारे में जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। फर्स्ट दिया गया है, पुराना कोई बैड एक्सपीरियंस, कि बच्चों के अंदर कोई भी बुरा अनुभव होगा तो वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कुछ बच्चे उसको भी सीख जाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है। ग्रुप में विचारों की भिन्नता, अब जो ग्रुप्स होता है उसके अंदर भी जो थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनमें भिन्नता मिलती है। थर्ड पॉइंट दिया गया है, संसाधनों का सदुपयोग न हो पाना, जो रिसोर्स दिए गए हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। 4 पॉइंट दिया गया है, सभी बच्चों के लिए यूज़फुल न होना। 5 दिया गया है, शिक्षक की भूमिका पैसिव होना, कि इसमें जो शिक्षक होता है वो ऑब्जर्व करने वाला हो जाता है, वो बच्चों को लर्निंग नहीं करवा पाता। ये यहाँ पर बताया गया है। ये सब इसकी लिमिटेशंस थी जिनको हमें ध्यान में रखकर कोऑपरेटिव लर्निंग को अप्लाई करना चाहिए। आगे दिया गया है पीयर ट्यूटरिंग, जब 2 समान योग्यता वाले बच्चे में से कोई एक बच्चा दूसरे को पढ़ाए तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। सामान्य रूप से जब टीचर के पढ़ाने के बाद भी बच्चे को कोई विशेष वस्तु समझ में न आए तो इसके बाद वह शिक्षक की सलाह से या खुद से अपनी ही क्लास के किसी दूसरे छात्र से उस टॉपिक को समझे जिससे वह टॉपिक समझ में आ गया हो, तो इस प्रकार के शिक्षण को पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। अब देखा जाता है कि जो बच्चे क्लास में जो टॉपिक्स है उसको नहीं समझ पाते, वो अपने टीचर से, जो क्लास टीचर है उसकी परमिशन लेकर या खुद से भी अपने भी किसी क्लासमेट से या दोस्त से उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता है जिसको पहले से वो टॉपिक आता है, जिसको वो टॉपिक समझ में आ गया है, तो फिर वो उस टॉपिक को उसकी सहायता से समझ जाता है, तो उसी को पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यानी कि जब किसी क्लासरूम में हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस वाला बच्चा किसी लो एवरेज एकेडमिक परफॉर्मेंस वाले बच्चे को टीचिंग कराए तो उसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जब हाई परफॉर्मेंस वाला बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी टॉपिक में कमज़ोर बच्चे को वो टॉपिक करवा देता है, उसकी तैयारी करवाता है, तो उसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं, यहाँ पर बताया गया है। आगे इसकी डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट थॉमस। आइए जानते हैं इसको। पीयर ट्यूटरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रतिस्पर्धा छात्र बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के शिक्षक के गाइडेंस में अपने ही क्लासरूम के एक या एक से अधिक बच्चों को स्किल या कॉन्सेप्ट सिखाता है, यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें आगे बताया गया है टाइप ऑफ ट्यूटरिंग, इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटरिंग, मॉनिटरल ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग, स्ट्रक्चरल पीयर ट्यूटरिंग। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है। अब इसमें जानते हैं इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है। जब कोई ब्राइट स्टूडेंट अपने से छोटे किसी स्टूडेंट को पढ़ाए तो उसे इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। यह 1:1 या 1:a ग्रुप दोनों तरह से हो सकता है। इस तरह का पीयर ट्यूटरिंग तभी
किया जाता है जब ट्यूटर और पढ़ने वाले में बहुत अधिक नॉलेज डिफरेंस हो। अब इसमें देखा जाता है कि जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं वो लोअर क्लास वाले बच्चों को, या फिर जो उनकी क्लास में ही जो लो अचीवर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो उसको इंस्ट्रक्शनल पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया है मॉनिटरल ट्यूटरिंग। अब इसमें आगे बताया गया है जब क्लासरूम के छात्रों का 4 से 5 ग्रुप बना दिया जाए और उनमें से प्रत्येक ग्रुप के लिए मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाए तो उसे मॉनिटरल ट्यूटरिंग कहते हैं। इसे टीचर के पास अधिक समय होता है जो कि मॉनिटर ट्यूटर अपने अपने ग्रुप्स के साथ व्यस्त रहते हैं। अब इसमें बताया गया है जो कि मॉनिटर ट्यूटरिंग है, ये 4 से 5 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एक क्लास में, और प्रत्येक ग्रुप का कोई मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है जो कि एकेडमिक में अच्छा हो, ओवरऑल अच्छा करता हो बच्चा, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो टीचर है टीचर के पास टाइम अधिक हो जाता है और वो ओवरऑल बच्चों का ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट दिया गया है इसमें पेयर ट्यूटरिंग। जब सम एज ग्रुप के बच्चों में से जो इंटेलिजेंट हो वो अपने ही एज ग्रुप के दूसरे बच्चों को पढ़ाए तो इसे पेयर ट्यूटरिंग कहते हैं। इसमें पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही लर्निंग एक्टिव होते हैं। अब इसमें बताएगा जो पेयर ट्यूटरिंग होता है इसके अंदर और पेयर ट्यूटरिंग में क्या फ़र्क होता है। पेयर ट्यूटरिंग होता है सहपाठियों में, और जो पेयर होता है वो 2 समान एज ग्रुप के बच्चों के बीच में होता है, उसको पेयर ट्यूटरिंग कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं, जो लर्निंग एक्टिविटी होती हैं उसको पूरा करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। फोर्थ दिया गया है स्ट्रक्चरल पीयर ट्यूटरिंग। जब एक ट्रेंड ट्यूटर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को आगे बढ़ाए तो उसे स्ट्रक्चरल पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। किसी भी प्रकार का पीयर ट्यूटरिंग हो, समाप्ति के बाद दोनों के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि कोई भी अगर ग्रुप है और वो ट्यूटरिंग कर रहा है या फिर इवैल्यूएशन कर रहा है या फिर लर्निंग कर रहा है तो उसके बाद परफॉर्मेंस उसका नोट करना चाहिए कि कितना बच्चों ने अचीव किया है और कहाँ पर कमी रह गई है। ये यहाँ पर बताया गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से एजुकेशन में हेल्पफुल और सहयोगी रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।